हेलो गाइस, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं नंद किशोर वैष्णव और आप देख रहे हैं हमारा SBN ई लर्निंग चैनल, जिसके तहत मैं आपको पढ़ाऊंगा रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान के मैंने 3 वीडियो एक फर्स्ट चैप्टर के सॉलिड स्टेट के अपलोड किए हैं, जिनमें ये अपना ये चौथा वीडियो आज मैं आपके सामने अपलोड करने जा रहा हूं, जिसके तहत हमने पिछले 3 वीडियो में हमने पढ़ लिया था संकुलन क्षमता की परिभाषा तक हमने देखा था। संकुलन क्षमता कल मैंने आपको बताया था कि संकुलन क्षमता का मतलब क्या होता है। जैसे अगर अपन एक बात करें किसी भी चीज तरीके से, जैसे अगर अपन ने मैंने कल भी बात बताई थी आपको कि लड्डुओं की विशेष तौर से क्योंकि अवयव कणों को गोलाकार माना गया है, तो इसलिए अपन थोड़ा उसको लड्डू के रूप में मान करके चले। अगर मान लीजिए एक टीन में, एक बॉक्स में हमें मोतीचूर के लड्डू भरने हैं, किसी के भी भर सकते हो, जरूरी नहीं है मोतीचूर के भरो। हमें एक डिब्बे में लड्डू भरने हैं, तो अपन क्या करते हैं, उस डिब्बे की संकुलन क्षमता क्या होगी। तो हमारा क्या कहेगा कि साहब संकुलन क्षमता जो होगी उस डिब्बे का आयतन और उन डाले हुए लड्डुओं का आयतन, डिब्बे के कुल आयतन में लड्डुओं ने जितना स्थान घेरा है वह उसकी संकुलन क्षमता कहलाएगी। अब बात आती है कि वो जो संकुलन क्षमता है, जो संकुलन क्षमता आ रही है, अर्थात वो जितने लड्डू है उन लड्डुओं के आयतन को अपन गुणा कर देंगे सभी से। एक लड्डू का आयतन इंटू सभी लड्डुओं के आयतन को गुणा कर देंगे और घन का आयतन ले लेंगे। लड्डुओं के आयतन को ऊपर, घन का आयतन नीचे, क्योंकि इतने में से इतना इंटू 100% आ जाएगी। ठीक वो का वो काम मैं करूंगा। तो हमारे पास हमने जो एकक कोष्ठिकाएं लिए उनकी संकुलन क्षमताओं में अपन पहली संकुलन क्षमता पढ़ेंगे, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका की संकुलन क्षमता। परिभाषा कल अपनी चल रही थी, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका की संकुलन क्षमता। देखते हैं बेटा, पहली फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका की संकुलन क्षमता। अब मैं फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका देखता हूं बेटा। ये देखिए, ये बनाई अपन ने, ये एकक कोष्ठिका है। हम जानते हैं कि एकक कोष्ठिका के कोनों पर अवयव कण होने ही होने, चाहे वो कोई सी भी एकक कोष्ठिका हो। ये लीजिए, ओके। अब अपन बात करते हैं कि इसके फलकों पर भी अवयव कण होंगे, तो फलक केंद्रित हो जाएगी। 1 2 3 4 5, पीछे वाली 6, ये 6 अवयव कण हो गए। ये फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका हो गई। अब मैं इसको थोड़ा सा इस ऊपर वाले डायग्राम को बनाता हूं कि फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में जो अवयव कण होते हैं वो किस प्रकार से एक दूसरे को स्पर्श किए हुए होते हैं। फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में जो अवयव कण होते हैं वो कैसे एक दूसरे को स्पर्श किए हुए होते हैं, देखते हैं अपन। इसको थोड़ा सा मैं एक ऊपर वाली फलक को बना रहा हूं। ये मैंने एक फलक बनाई, ये देखिए। इसका मतलब यहां पर मैंने ये भी, यहां कोने वाला भी अवयव कण है, यहां पर भी अवयव कण है। यहां से कुछ दिख रहा है आपको? यहां से हमारे को ये चीज दिख रही है। क्या चीज दिख रही है हमारे को? यहां से एक बात स्पष्ट आ रही है हमारे पास। क्या स्पष्ट आ रही है कि जो फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में सॉरी, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में जो अवयव कण है, ये 1 2 3 4, मैंने एक फलक को लिया है, यहाँ थोड़े छोटे बना रखे, यहाँ बड़े बनाए मैंने। ये जो अवयव कण है ये आपस में स्पर्श कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं। इट मीन्स ये जो अवयव कण है ये आपस में स्पर्श नहीं करते, ये एक विकिरण के रूप में, चाहे ऐसे ले लीजिए इसको, चाहे आप इसको ऐसे ले लीजिए, कोई सा भी विकिरण बना लीजिए, चाहे ये विकिरण चाहे ये विकिरण,
तो ये विकिरण के रूप में आपस में एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। अगर मैं बात करूं इसकी, तो ये आपस में विकिरण के रूप में एक दूसरे को क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं। अब अगर मैं यहां से बात चलाऊं, ये एक त्रिभुज बन गया। अब मुझे क्या करना है, ये जैसे ये है, एक कोई सा भी मैंने नीचे वाला फलक ले लो आप, ये मैंने नीचे वाला लिया, तो ये ऐसे इसको मिटा देता हूं मैं ताकि कंफ्यूज नहीं हो आप, कि ये इस प्रकार से मिला है, ये इस प्रकार से मिला है। यहां पर हम पता है कि इसकी भुजा, सभी भुजाएं घन की समान होती है, तो ए भुजा है तो सभी की भुजाएं कितनी हो जाएगी, ए हो जाएगी। इस त्रिभुज का नाम मान लीजिए मैंने रख दिया, मुझे ये भुजा ज्ञात करनी है, क्योंकि अगर ये अवयवकण ऐसे मिल रहे हैं तो मुझे इसकी लंबाई का ज्ञात होना आवश्यक है कि आखिर ये लंबाई कितनी है। तो इसको ज्ञात करने के लिए मैं क्या करूंगा, मान लीजिए इसका नाम मैंने रखा ए, इस भुजा का नाम ए, मैं नाम रख रहा हूं, लंबाई नहीं रख रहा हूं, लंबाई तो ए है, स्मॉल है, इसका नाम रखा मैंने, सॉरी गलती के लिए क्षमा, ए बी और सी। इस त्रिभुज का नाम क्या रखा मैंने, ए बी और सी, नाम रख लिया। हम पाइथागोरस परिमेय का सूत्र लगाते हैं तो हमें क्या पता चलता है यहां से कि मुझे ये कर्ण ज्ञात करना है यहां से, तो हम जानते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ऐसे चलता है। अब अगर मैं यहां पर केवल कर्ण लिखूं, कर्ण, तो यहां कर्ण का मान क्या है, BC बराबर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर रूट। अब अगर मैं बात चलूं आगे अपनी, इसको हटा दिया मैंने यहां से, तो ऐसे होगा ना ये। अब अगर मैं बात करूं यहां से, तो अब इसका मान रखिए, BC का मान हमें ज्ञात करना है, इसका मान AB का मान कितना है, AB का मान हम जानते हैं यहां से A है, A का स्क्वायर प्लस AC का मान भी A स्क्वायर है, और हम जानते हैं कि BC बराबर क्या हो जाएगा, ट्वाइस A स्क्वायर। हो गया नहीं हो गया, तो यहां से इस स्क्वायर के इसको अगर अपन सॉल्व करें तो यहां से इसका मान क्या जाएगा, BC बराबर A रूट 2 मान आ जाएगा इसका। आ गया नहीं आ गया। अब अगर मैं BC का मान करूं, ये BC, तो BC का मान देके बेटा कितने गोले आ गए, 1 2 और 3 गोले आ गए। तो अगर मैं कहूं तो इस एक गोले की त्रिज्या है R, इसकी R, इसकी R, इसकी R, तो टोटल R कितने हो गए, 1 2 3 4, तो 4R बराबर A रूट 2। तो यहां से A का मान कितना हो जाएगा, A बराबर आ जाएगा 4R बटावा रूट 2। A का मान आ गया हमारे पास, ओके। अब अपन क्या करते हैं, ये तो आ गया हमारा A का मान। अब अपन नेक्स्ट इधर चलते हैं, इधर अगर अपन बात करें तो अब संकुलन क्षमता की बात चलती है। तो मुझे बताइए गोले का आयतन, आयतन निकालेंगे अपन, परिभाषा कहती है आयतन के बारे में, तो गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई R क्यूब। एक गोले का आयतन ही हो गया हमारे पास। और सॉरी, फलक केंद्रित FCC में अवयव कणों की संख्या, अवयव कणों की संख्या, अवयव कणों की संख्या कितनी होती है, FCC में 4, और अब आयतन आ गया हमारे पास, अवयव कणों की संख्या आ गई, A का मान आ गया। तो अब अगर मैं कहूं संकुलन क्षमता, संकुलन क्षमता, तो संकुलन क्षमता का सूत्र क्या हो जाएगा, गोलों का आयतन, आयतन बटा घन का आयतन, घन का आयतन इंटू 100। समझ में आ रहा है बेटा। अब अगर अपन बात करें संकुलन क्षमता, संकुलन क्षमता, तो देखिए बेटा जी, गोले का आयतन 4/3
पाई आर स्क्वायर, पाई का मान होता है 22/7 इंटू आर क्यूब, आर क्यूब। कोई प्रॉब्लम? ओके। घन का आयतन हमें क्या पता है? घन का आयतन, या अपन यहां पर एक चीज लिखना भूल गए कि घन की भुजा, घन की भुजा बराबर ए। तो घन का आयतन कितना हो जाएगा? घन का आयतन ए क्यूब। तो यहां पर मैं घन का आयतन ए क्यूब कर दूं। अब बराबर 3 इंटू 22/7 इंटू आर क्यूब इंटू ए का मान ये रहा, तो 4r क्यूब इंटू √2 का क्यूब, ये आएगा। चाहे तो अपन इसको नीचे सोल्व कर सकते हैं, चाहे तो अपन इसको ऊपर भी आराम से सोल्व कर सकते हैं। तो बराबर 4 इंटू 22/7 इंटू आर क्यूब इंटू, इसको 3 बार लिखेंगे अपन, तो ये हो जाएगा 64 इंटू आर क्यूब, और ऊपर आ जाएगा 3 बार करेंगे तो 2√2 हो गया, इंटू मल्टीप्लाई बाई 100। इस सभी की काटा छाटी अगर अपन करते हैं अच्छे से, आप चाहो तो घर पे कर सकते हो, इसमें इजीवे में आ जाएगा सारा मान, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और चाहो तो बोलिए 4 से इसको काट देंगे, 2 से वापस जो संख्या है उसको काट देंगे, टोटल इसका मान आएगा अप्रोक्सीमेटली 74%। तो यहां से एक सिद्ध होता है कि फलक केंद्रित एकक कोष्टिका की संकुलन क्षमता हमारे को प्राप्त होती है 74%, 74% हमारे को संकुलन क्षमता प्राप्त होती है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे एक बार बता दें, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एक सेकंड के लिए, थोड़ा साइड में हट जाता हूं मैं। ओके, अब अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं। अगला फलक केंद्रित संकुलन क्षमता के बाद में आता है दूसरी, फलक केंद्रित के बाद हमने दूसरी देखी थी काय केंद्रित एकक कोष्टिका की संकुलन क्षमता। ये वीडियो में टाइम खराब होता है। काय केंद्रित एकक कोष्टिका की संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता की परिभाषा वो की हुई, मैं फलक एकक कोष्टिका बनाता हूं, ये रही हमारी एकक कोष्टिका, कोनों पर है ही है। ओके, अब ये कह रहा है कि कोनों के साथ साथ काय केंद्रित का मतलब क्या हो गया? काया में, अंदर, शरीर बॉडी के अंदर, ये लो साहब, ये रहा एक अंदर। अब इसमें क्या हो जाएगा बेटा कि जैसे एक डिब्बा होता है हमारे पास, एक डिब्बा है, तो अगर मैं एक डिब्बा जैसे हो गया, जैसे अगर अपन देखें काय केंद्रित एकक कोष्टिका में एक डिब्बा लेते हैं अपन, जैसे ये रहा मेरे पास डिब्बा। अगर अपन ये कोई डिब्बा है, मैं किसका प्रचार प्रसार नहीं कर रहा हूं, केवल मैंने ऐसे बताया है, ये एक डिब्बा है, उसके अंदर अगर अपन देखें, मान लीजिए ये घन है, मान लीजिए, तो देखो इसके कोनों पर तो है ही है, कोनों पर तो ही है, और इसके साथ में यहां से एक अगर तार डालूं तो इस कोने से इस कोने में वो तार निकल जाएगा। तो ये काय विकिरण बन गया कि नहीं बन गया? यहां से मैंने एक तार डाला जो यहां तक आ गया, यहां से मैंने एक तार डाला जो यहां तक आ गया, तो ये काय विकिरण बना नहीं बना? अर्थात ये काय विकिरण, और फिर ये यहां तक यो, क्योंकि ये विकिरण ऐसे मिलेगा इससे जाकर के इस प्रकार से। अब अगर मैं कहूं भुजा, हम जानते हैं इसकी ए है, एक बार वापस विचार कीजिए, मेरी तरफ ध्यान से देखिए बेटा, कि एक घन है, उसके विपरीत कोनों को, इधर के कोनों को अगर अपन एक तार के द्वारा मिलाते हैं, तो कहने का मतलब ये है कि ये जो गोले हैं, ये कोने वाले, ये आपस में स्पर्श नहीं करते, कोने के गोले
आपस में स्पर्श नहीं करते, ये काय विकिरण के रूप में एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। ये जो गोले हैं आपस में स्पर्श नहीं करते, ये एक दूसरे को विकिरण के रूप, काय विकिरण के रूप में स्पर्श करते हैं। फिर अगर मैं इसकी थोड़ी वो चित्र वो का वही बनेगा, इसके अंदर काय विकिरण वाला आपस में स्पर्श नहीं करेंगे। अब मैं इसको क्या किया, आपको एक तरह से कैसे बना दिया, वो सेम थोड़ी सेम नहीं है बेटा, ये काय विकिरण के रूप में है एस अंदर वाला। तो अब अगर मैं बात करूं तो हमें पता है इसकी भुजा ए है और इसकी भुजा कितनी है, पिछले में हमने पढ़ा था फलक केंद्र देखकर कोष्टिका में, तो उसकी भुजा कितनी आई थी, अगर आपको याद रहता है वेल एंड गुड एंड इसमें 1 मिनट का समय लगता है, अपन उसको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। चाहो तो अपन इसको त्रिभुज बना करके इसकी भुजा अपन ज्ञात कर सकते हैं, नहीं तो इसको थोड़ा हम याद भी रख सकते हैं। इसकी भुजा कितनी होती है, √2a। कितनी भुजा होती है इसकी, √2a। ये भुजा का मान कितना है इसका, √2a। इसको मैं त्रिभुज का नाम देता हूं ABC। तो यहां से √2a, बाकी सबका मान हमें पता है। ये भुजा a है पीछे वाली, ये a, ये भुजा √2 आ गई और ये कर्ण हमारे को ज्ञात करना है विकिरण के रूप में। तो अपन देखते हैं त्रिभुज ABC में कर्ण बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर रूट। अब अगर अपन बात करें कर्ण का मान क्या आ रहा है यहां पर, BC बराबर √AB प्लस AC स्क्वायर, दोनों स्क्वायर। अब अगर अपन बात करें BC बराबर AB का मान कितना आ रहा है बेटा, ये AB का मान आ रहा है √2 का होल, सॉरी 2a का होल स्क्वायर प्लस AC का मान a है a स्क्वायर। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो BC बराबर 2 रे 3 थ्राइज a स्क्वायर। अब अगर मैं यहां से मान निकालूं BC तो इसका मान जो आएगा रूट का मान वो थ्राइज √a आ गया। और यहां से BC का मान, ये देखो ये BC का मान, ये यहां से ये रहा BC का मान। तो देखो ये एक इसकी R, इसकी R, इसकी R, इसकी R, तो 1 2 3 4 वही 4R। BC बराबर 4R रूट थ्राइज a, तो a बराबर 4R बटावा a, सॉरी a बराबर 4R बटावा √3 आ गया मान। अब अगर अपन देखें इसकी संकुलन क्षमता, तो संकुलन क्षमता में अपन देखते हैं वही गोले का आयतन, गोले का आयतन कितना हुआ बेटा, 4/3 πr3। गोलों की संख्या, कितनी हो जाएगी बेटा, काय केंद्रित में कोनों पर तो है ही है, इसमें हमने निकाला था 1/8 × 8 बराबर 1, ये थोड़ा साइड में है, और एक काय में है ही है, कोनों पर और केंद्र पर तो टोटल कितनी होगी 1 + 1 बराबर 2। वहां पर ने 4 ली थी संख्या और यहां पर कितनी ले रहे हैं 2, तो यहां क्या जाए गोलों की संख्या 2। अब अगर अपन इसका देखें आगे, गोलों की संख्या 2 आ गई, संकुलन क्षमता बराबर गोलों का आयतन बटावा
घन का आयतन इंटू 100। तो संकुलन क्षमता बराबर गोलों का आयतन 4/3, 22/7, गोलों की संख्या 2, 22/7 और r क्यूब। अब यहां घन का आयतन a क्यूब, और हम जानते हैं a का मान कितना आ रहा है 4 इंटू 22 इंटू 2 इंटू r क्यूब अपॉन 3 इंटू 7 इंटू a का मान 4r क्यूब इंटू √3 क्यूब। इसका सारा अपन अगर इसको क्लासिफिकेशन करेंगे, इसका काटा पीटी करेंगे, वर्गीकरण करेंगे, तो ये लगभग अप्रोक्सीमेटली 68% इसका आता हमारे पास। कितना प्रतिशत आता बेटा इसका 68%। तो संकुलन क्षमता कितनी होगी इसकी 68% होगी। थोड़ा साइड में जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब अपन नेक्स्ट चलते हैं इसके बारे में। दो हो गए हमारी, तीसरी अंतिम संकुलन क्षमता अपन देखते हैं आद्य एकक कोशिका की संकुलन क्षमता। मैं गोले रहने देता हूं, ये सारा स्थिति रहने देता हूं क्योंकि हमारे आगे काम आएगा, वीडियो ज्यादा बन जाएगा वरना, और शॉर्ट में हो जाएगा काम अपना। हम देखते हैं अब आद्य, तीसरी आद्य एकक कोशिका की संकुलन क्षमता। तो आद्य एकक कोशिका में क्या होता है बेटा, यही एकक कोशिका आ गई, तो केवल इसके कहां पर है, कोनों पर है। इसके अवयव पर कहां है, केवल कोनों पर। तो इसमें क्या नियम लागू होगा, एक लाइन लिखेंगे अपन, कोनों के गोले आपस में एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। एक दूसरे को क्या करते हैं, आपस में, ना विकिरण के रूप में ना और किसी के रूप में। अगर मैं इसका ऊपर वाला थोड़ा छोटा सा डायग्राम बनाऊं आपके लिए, तो देखिए बेटा, ये गोले इस आद्य एकक कोशिका की संकुलन क्षमता। तो अगर अपन देखें, मैं बना रहा हूं आद्य एकक कोशिका, ये आद्य एकक कोशिका, और हम क्या जानते हैं कि इसके कोनों पर अवयव कण पाए जाते हैं, केवल इसके कोनों पर, ये केवल इसके कोनों पर हो गए। तो अब इसमें क्या हो जाएगा कि ये जो कोनों के हैं ये किस प्रकार से एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, इसको थोड़ा देखिए आप। मैंने केवल इसकी एक फलक बनाई है, ये इस प्रकार से एक दूसरे को आपस में स्पर्श किए हुए होते हैं। तो इसमें अपन क्या लिखेंगे, आद्य एकक कोशिका में अवयव कण कोनों पर एक दूसरे से स्पर्श करते हैं। ये लो साहब, करते। इसमें कोई सिंपल चीज है, इसमें ना कोई हमें विकिरण के रूप में मिलना है, ना कोई काल विकिरण के रूप में, कैसे ही नहीं, सिंपली कोनों के एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। अब यहां पर अपन वही बात चल रही है, संकुलन क्षमता का सूत्र, संकुलन क्षमता का क्या सूत्र होता है बेटा, गोलों की संख्या बटावा घन का, गोलों की संख्या का आयतन बटावा घन का कुल आयतन या घन का आयतन इंटू 100।
ये लो सब। अब बेटा यहां देखते हैं अपन गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। गोलों की संख्या, गोलों की संख्या हम जानते हैं आधे के कोष्टिका में गोलों की संख्या अगर अपन बात करें, प्रत्येक कोने को 1/8 भाग मिलता है एक अवयव कण का। टोटल कोने 8 होते हैं, 8 से 8 कैंसिल आउट तो 1, अर्थात गोलों की संख्या केवल कितनी रहेगी बेटा? 1 रहेगी। अब घन का आयतन, घन का आयतन, तो घन का आयतन मान लीजिए ये एक भुजा है ए बी, मान लीजिए ये एक भुजा ए बी, इसकी लंबाई कितनी है? ए। तो घन का आयतन ए क्यूब, और यहां से ए बी का मान कितना हो जाएगा? ये 1 2, तो ये 1 आर, ये 2 आर, तो ए का मान कितना आ जाएगा? यहां ए का मान कितना आ गया? 2, ए बराबर 2 आर आ जाएगा यहां से, तो ये 2 आर आ गया। अब अपन इस सूत्र के अंदर मान रखते हैं 4/3 इंटू 22/7 इंटू आर क्यूब इंटू, आगे क्या बच गया हमारे पास? घन का आयतन ए क्यूब, 4 इंटू 22 इंटू आर क्यूब अपॉन 3 इंटू 7 इंटू ए का मान कितना आ रहा है? 2 आर क्यूब, तो क्या हो गया? 4 इंटू 22 इंटू आर क्यूब अपॉन 3 इंटू 7 इंटू 8 इंटू आर क्यूब। टोटल कैलकुलेशन करेंगे 52%। तो इसका मतलब यहां पर क्या हो गया कि आधे एकक कोष्टिका की संकुलन क्षमता का मान हो गया 52%। आप 1 मिनट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब अगर अपन बात करें आधे एकक कोष्टिका के बाद में, अगर अपन बात करें थोड़ी सी कि जितने भी एकक कोष्टिका है, फलक केंद्रित एकक कोष्टिका की संकुलन क्षमता 74%, काय केंद्रित एकक कोष्टिका की संकुलन क्षमता 68% और आधे एकक कोष्टिका की संकुलन क्षमता 52%। इसका मतलब ये हो गया कि हमें किसी क्रिस्टलीय जालक को अगर हमें एकक कोष्टिकाओं से फिलअप करना है, उसे भरना है, तो हम उसको सबसे बेस्ट लेंगे अपन फलक केंद्रित एकक कोष्टिका के रूप में, या उस तरीके से अपन उसको भरेंगे जिससे हमें उसकी संकुलन क्षमता सबसे ज्यादा प्राप्त हो। अब अपन पढ़ते हैं बेटा एकक कोष्टिका का घनत्व। नेक्स्ट टॉपिक इज अपना एकक कोष्टिका का घनत्व। एकक कोष्टिका का घनत्व, एकक कोष्टिका का घनत्व। तो अपन देखते हैं एकक कोष्टिका का घनत्व कैसे ज्ञात करते हैं। एक मान लीजिए कोई भी एकक कोष्टिका है, अगर हमें उसके आंतरिक स्ट्रक्चर के बारे में, कोई भी क्रिस्टलीय जालक हो, उसके आंतरिक स्ट्रक्चर के बारे में अगर हमारे को नॉलेज लेना, उसकी जानकारी लेनी है, तो हम उसका एक्सरे विवर्तन करवाते हैं। एक्सरे किरण अंदर डालते हैं, तो एक्सरे रेज ऐसी होती है जो उसके आंतरिक संरचना का स्ट्रक्चर हमें पता लगा देती है। तो अपन देखते हैं घनत्व में एकक कोष्टिका के एक्सरे द्वारा अवलोकन करने पर क्या प्राप्त होता है? उसकी भुजा की लंबाई कितनी प्राप्त हो रही है हमारे को? हमने बहुत बार पढ़ लिया ये तो ए, और उसका आयतन कितना होगा बेटा? ए क्यूब, और उसका द्रव्यमान कितना होगा? कैपिटल एम लिख सकते हो आप। अब यहां से बात चल रही है
कि एकक कोष्टिका का द्रव्यमान कितना होगा। एकक कोष्टिका का द्रव्यमान m कितना होगा। तो एकक कोष्टिका का द्रव्यमान का मतलब हो गया एक एकक कोष्टिका, उसके अंदर कितने अवयव कण है, कितने कण है जिनसे वो मिलकर के बनी है। तो मान लीजिए किसी में अपन ने देखा कि किसी में 3 कण है, किसी में 4 है, किसी में 2, किसी में 1, जितने कण है उन सभी के द्रव्यमान से यदि अपन गुणा कर देवे तो उसका कुल द्रव्यमान आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। जैसे एकक कोष्टिका में अवयव कणों की संख्या इंटू कणों का द्रव्यमान। तो एकक कोष्टिकाओं में या m, कणों की संख्या आ गई z और द्रव्यमान आ गया n। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि मुझे एक कण का द्रव्यमान, सॉरी कणों का नहीं है यहां पर, गलती की क्षमा, एक कण का द्रव्यमान और z अवयव कणों की संख्या आ गई तो उसका द्रव्यमान आ गया। अब अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे एक कण का द्रव्यमान चाहिए, एक कण का द्रव्यमान, एक कण का द्रव्यमान कितना आ जाएगा, इसमें भाग दे दूं m/z। तो यहां से z उसकी संख्या आ गई, तो संख्या को अपन किससे ज्ञात करते हैं, Na अवगात्रों से। तो m/z Na। तो अब यहां से बात करेंगे एकक कोष्टिका का घनत्व। और घनत्व कैसे ज्ञात करते हैं अपन, d, घनत्व को प्रदर्शित करते हैं d से m/v, अर्थात इसका द्रव्यमान बटावा आयतन। किसे ज्ञात करेंगे अपन, इसके द्रव्यमान बटावा आयतन। तो अब अपन देखते हैं इसका द्रव्यमान और आयतन क्या होता है। 3। ओके बेटा, तो यहां से एकक कोष्टिका का घनत्व आ गया, घनत्व m/v। m का मान क्या आ गया यहाँ पर, द्रव्यमान क्या है, कहां रहा, ये रहा, z इंटू m। कोष्टिका का क्या हो गया, द्रव्यमान, z/m। तो इसका आ जाएगा d बराबर z m/ आयतन क्या जाएगा, a क्यूब। अगर मैं यहां आपसे बात करूं कि आयतन a क्यूब है, किसके, अवयव कणों का आयतन, तो अवयव कणों को अपन हमेशा किससे प्रदर्शित करते हैं, m/na आ रहा है तो Na। ये लो साहब, ये आ गया इसका घनत्व। ये हमारे पास कितने पैरामीटर है, d, घनत्व, सारे एकक कोष्टिका है बेटा, ये लिखने की जरूरत नहीं बार बार, z अवयव कणों की संख्या, z के बाद में क्या आ गया, m, द्रव्यमान, उसके बाद में a क्या आ गया, भुजा, और Na क्या आ गया, संख्या, या अवगाद्रो संख्या भी कह सकते हैं, अवगाद्रो। 1 2 3 4 5 जितने भी पैरामीटर है ये पैरामीटर कहलाएंगे, पैरामीटर। इन 5 पैरामीटरों में से एक भी अगर हमारे पास अज्ञात है, 4 हमें ज्ञात हो तो हम उसकी गणना आसानी से कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारे 12th के अंदर जो इस पार्ट से अगर कोई न्यूमेरिकल पढ़ता है तो वो सदैव इसी सूत्र से पढ़ता है, घनत्व के सूत्र से पढ़ता है। और 90% या तो उसमें उसकी भुजा ज्ञात की जाती, 90% भुजा दी भी होती है, अवयव कणों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं या उसका द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। अब अगला अपना टॉपिक पढ़ेंगे ठोसों में अपूर्णताएं या ठोसों में त्रुटियां। तो आज के लिए इतना ही काफी है, कल अपन इसको नेक्स्ट भाग में लेकर आएंगे त्रुटियों के लिए। और आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जो भी कमियां हैं कमेंट्स करके बताइए ताकि मैं उन्हें और अच्छे से इंप्रूव कर सकूं। थैंक यू, धन्यवाद।